जब गरीब लोगों को देखता हूँ ना, पुल के नीचे, रेलवे स्टेशन के बाहर, देह पे कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो देखता हूँ तो पता चलता है कि ये गरीब बना कैसे। इसको आरबीआई ने गरीब बनाया है। क्या ये सिर्फ भारत में है? भारत से ज़्यादा हालत ख़राब अमेरिका का है। इजराइल से एक कंपनी आया टाइकोट लगा करके, फाइल लेके कि मैं ना आपका रेलवे खरीदूंगा। बोला ठीक है। आरबीआई ने छाप करके 10 लाख करोड़ लोन पे ऐसे दे दिया एबीसी कंपनी इजराइल को, और रेलवे खरीद के रख लिया। अब रेलवे किसका हो गया? इजराइल का एक कंपनी। हम भारत के लोग, घंटा भारत के लोग, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा कोई झंडा ऊंचा नहीं रहे, सब इजराइल का झंडा ऊंचा हो रहा है। वो अमीर पे अमीर बनता जा रहा है। हमको लगा दिया है भारत पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम में, मस्जिद मंदिर में, कि तुम्हारा ये दुश्मन है। ये हरामखोर प्रोफेसर को पता नहीं चल रहा है डिमांड सप्लाई रट्टा मार के पढ़वा दिया बचपन से। कौन सा डिमांड सप्लाई होता है बताओ साला हरामखोर साले। आरबीआई 1934 धारा 26 में लिखा हुआ है कि 10 रुपया इक्वल टू 11.6 ग्राम गोल्ड, प्योर गोल्ड, 180 ग्रेन्स गोल्ड। ये रुपया तभी असली है जब इसके बदले में ये सोना जमा है, ये धन जमा है आरबीआई के पास, तभी ये असली है, नहीं तो ये नकली है। ये कुछ नहीं, हवा हवाई है। सोने का सारा खादान इजराइल के कंपनी के पास है। वो मास्टर कंप्यूटर से करता है 1,40,000, तो हमको दाम दिख जाता है 1,40,000। वो कंप्यूटर में दाता है 1,50,000, तो हमको सोने का रेट दिख देता है 1,50,000। आप नियम बना दो 1,000 में 1 किलो तांबा, तो 1 रुपये में 1 ग्राम तांबा हो गया। जब 10 साल के बाद भी 1,000 रुपया लौटाओगे तो 1 किलो तांबा मिलेगा। 100 साल के बाद भी 1,000 रुपया लौटाओगे तो क्या मिलेगा? 1 किलो तांबा। जब हर काल में 1,000 रुपया में 1 किलो तांबा है, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई कांस्टेंट। महंगाई सिर्फ एक चालबाजी है। आपको क्या लग रहा है 10 करोड़ लोग गरीब था, फिर 20 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हुआ, फिर 80 करोड़ होगा, 100 करोड़ नहीं होगा, 120 करोड़ नहीं होगा। भारत में जितना रुपया चल रहा है सब नकली है, भारतीय रुपया है भी नहीं। मेरे को इसका सबूत दो कि ये नोट नकली है। जो ये मुद्रा है इसकी बेइज्जती करने के रूप में आपको सजा हो सकती है। जो बैंक है ना, वो लोन कैश में क्यों नहीं देता, डिजिट में क्यों देता है? दोस्तों स्वागत है आपका एक और ताजे और खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के अंदर। आज हमारे साथ हैं राजू चौधरी जी, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। लोगों को एसआईपी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए उसकी जानकारी देते हैं। साथ में इनकी जो रुपया और पैसा, रुपये के नोट के ऊपर काफ़ी बड़ी रिसर्च है, उनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। रुपया के ऊपर, जो आपका नोट है, जो रुपया है, उसके पीछे की कहानी क्या है, खेल क्या है, रिजर्व बैंक आपके साथ कैसे फ्रॉड कर रहा है, या फिर किस तरीके से आपके साथ फ्रॉड हो रहा है रुपये के नाम पर, नोट के नाम पर, लीगल टेंडर के नाम पर, वो आज इस पॉडकास्ट के अंदर हम बातचीत करने वाले हैं। तो राजू जी की बातचीत मेरे से पिछले 6 महीने से हो रही थी, तो हम एक देख रहे थे कि हमें टाइम कब लगेगा इसके बारे में बातचीत करने के लिए। तो राजू जी आज फाइनली हमारे साथ हैं। राजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल अत्री पॉडकास्ट के अंदर। आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम, और कुछ सवाल हो तो जरूर आप पूछिए। मतलब आप क्यों चाह रहे थे हमारे पॉडकास्ट के अंदर आना, क्या आपकी ऐसी इच्छा थी, क्यों थी ये? जागरूकता मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे किया हूँ, पर आपके ऑडियंस थोड़ा है हरियाणा में ज़्यादा है और बाहर भी हैं, और आप अच्छा पॉडकास्ट करते हैं, एकदम मंजे हुए खिलाड़ी हो चुके हैं आप। मतलब अच्छा है, हरियाणा में देखा जाए टॉप 10 में आपका नंबर तो आएगा, और अच्छा बोलते हैं आप, और सही लगा मुझे। तो मैं बड़ा तमन्ना था कि आपसे मिलूं, आपके पॉडकास्ट में आऊं। मैंने एक टर्म बोली आपके लिए, आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हो, उसको समझाओ पहले आप क्या है ये? फाइनेंशियल एडवाइजर मतलब क्या है कि मैं, कोई भी लोग जो गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास के हों, तो अपने खर्च को करने के बाद जो कुछ पैसे बचते हैं अपने फ्यूचर के लिए सेव किया जाए। जैसे मेरा इनकम बहुत ज़्यादा नहीं था, 6-7 हज़ार था जब मैं 25 साल का था, छोटा मोटा जॉब था। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो लगा कि कुछ सेव करूं, तो मैंने एसआईपी शुरू किया 2 से 3 हज़ार का, और आज भी वो एसआईपी 16 साल में 9 लाख रुपए जमा हुआ है। एक एसआईपी में 51 लाख रुपीज़ है। निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड म्यूचुअल फंड है। मतलब मैंने काफ़ी अध्ययन किया, इंश्योरेंस है, एलआईसी है, सहारा है, सब कुछ को छोड़ छाड़ करके एक जगह अगर 500, 1000, 2000 जितना भी क्षमता है एसआईपी म्यूचुअल फंड में किया जाए तो बेहतरीन रिटर्न बनता है। और एक फंड में सजेस्ट करता हूँ, एसबीआई स्मॉल कैप, कहीं कुछ नहीं जाना है, एसबीआई स्मॉल कैप 500 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे समझ बढ़े, फिर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा। चलो इसके ऊपर हम कोई बाद में बातचीत करेंगे एक अलग पॉडकास्ट के अंदर कि हम
सेविंग कैसे कर सकते हैं, फंड हम कैसे जुटा सकते हैं और हम कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। जो आज मेरा आपको बुलाने का जो मोटिव था वो है रुपए के ऊपर, रुपए के लीगल टेंडर के ऊपर, नोट के ऊपर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी जो रिसर्च कहती है जो हम 10 रुपये का एक नोट यूज़ करते हैं वो क्या है, मतलब ये असली रुपया है, आप बोलते हो ये नकली रुपया है, क्या है ये? देखिए, जब ये नोट नहीं चलता था हम्म, तो उसके पहले कुछ तो चलता पहले ये होगा। बताओ ये नोट असली है कि नकली है? ये सब नकली है। भारत में जितना रुपया चल रहा है सब नकली है और भारतीय रुपया है भी नहीं। ये कहाँ का रुपया है फिर? इंग्लैंड का रुपया है, जो इंग्लैंड चलाता था। हम उसको अभी इंग्लैंड बोल रहे हैं, पर वो कुछ यहूदी गुंडा फैमिली है, 1000-2000 के करीब संख्या बढ़ गया उसका, फैमिली तो बढ़ता है रहता है ना। तो पहले वो इंग्लैंड पे राज करता था, फिर वो अमेरिका पे राज किया, तो अमेरिका आपको ताकतवर लगता था। अभी वो इजराइल शिफ्ट कर गया है, फिर आगे आने वाले दिनों में देखेंगे आप चाइना शिफ्ट कर गया। लेकिन वो गुंडा फैमिली जो थिंक टैंक है यहूदी, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। आप ये बोल रहे हो कि ये नोट नकली है, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये रिजर्व नकली बैंक ऑफ कैसे है? आप इसको नकली कैसे बोल सकते रिजर्व हो? बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड का शाखा था। अभी जो है वो यहूदी जो मैं वर्ल्ड बैंक बोल रहा हूँ, IMF बोल रहा हूँ, सबका नाम बदल गया है। ये नाम बदलते रहते हैं ताकि आप पकड़ ना पाए कि क्या किसको पे हम उंगली उठाएं। अभी मैं इंग्लैंड बोलूंगा तो अभी बोलेंगे इंग्लैंड तो खुद परेशान है, पर वो शिफ्ट कर गया अमेरिका में, अमेरिका से शिफ्ट किया अभी इजराइल में। आपने बोला कि ये भारतीय रुपया नहीं है, कैसे? और पहले तो रुपया को आपको समझना है। नहीं, अब आप मेरे को इसका सबूत दो कि ये नोट नकली है। क्या सबूत आपके पास? मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ना एक ब्रोकर है, 5 प्लॉट है उसके पास, 5 प्लॉट बेच सकता है, 10-10 लाख रुपए में 5 प्लॉट बेच सकता है। तो रजिस्ट्री पेपर भी उसके पास कितना होना चाहिए? फिर 5 अगर प्लॉट है तो रजिस्ट्री पेपर भी 5 होना चाहिए। पर उसने 100 कागज बना लिया, पेपर जो है 100 बना लिया, 5 तो आपके लोकल करनाल वगैरह लोगों को बेच दिया 10-10 लाख में। लेकिन जो बाहर के थे, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, NRI लोग थे, उनको 10-10 लाख रुपए में खाली कागज थमा दिया, रजिस्ट्री पकड़ा दी, खाली रजिस्ट्री पकड़ा दी। जमीन वैसे प्लॉट है ही नहीं, प्लॉट तो 5 ही है। नहीं, जमीन भी दिखाई होगी ना उनको? जमीन नहीं दिखाया, जमीन दिखा दिया वीडियो में, फोटो में, लेकिन कागज दे दिया। जमीन प्लॉट ही है, प्लॉट 5 ही है धरती पे, उसके पास 5 ही है। तो 5 तो ओरिजिनल आपको करनाल के बंदे को मिल गया, हाँ। 10-10 लाख में। बाकी NRI लोगों को ये कागज थमा दिया, उसमें भी मोबाइल में रजिस्ट्री भेज दिया, सॉफ्ट कॉपी भेज दिया। वो खुश है NRI लोग कि भाई मेरे पास तो वो रजिस्ट्री हो कैसे गया जब 5 लोगों को प्लॉट बेच दिया? फर्जी बना दिया ना। फर्जी नहीं बनता है कागज, जैसे ओरिजिनल बनता है उसे फर्जी भी बना दिया, जीरोक्स निकाल दिया। तो 95 पेपर क्या हुआ? हवा हवाई, उसका तो प्लॉट है नहीं, सिर्फ कागज है। उसी तरह ये जो रुपया है ना, अगर ये रुपया तभी असली है जब इसके बदले में ये सोना जमा है, ये धन जमा है RBI के पास, तभी ये असली है, नहीं तो ये नकली है, ये कुछ नहीं, हवा हवाई है। अब बात है कि ये आपको रुपया ऐसा फेंकने और रुपए की जो ये मुद्रा है इसकी बेइज्जती करने के रूप में आपको सजा हो सकती है? मैं अभी फिर से कर रहा हूँ, कर दो सजा। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि ये रुपया है ही नहीं। अगर ये प्लॉट है 95 तो प्लॉट नहीं है ना, मैं प्लॉट इसका बेइज्जती कर रहा हूँ ना। जिसका प्लॉट नहीं है तो उसका बेइज्जती कर रहा हूँ, तो सिर्फ फाइल है, तो कागज तो है ही नहीं उसमें कुछ भी। तो आप इसको सिर्फ कागज मानते हो? कागज ही है सिर्फ। 5 लाख RBI, अच्छा मैं नहीं बोल रहा हूँ, RBI खुद बोल रहा है। RBI के पास 5 लाख करोड़ का सोना है और छाप दिया 34 लाख करोड़, तो फर्जी नहीं हो गया? वो प्लॉट वाला की तरह बेईमानी नहीं कर लिया वो? और डिजिट में आपको 300 लाख करोड़ लोन दे दिया, तो सोचिए कितना दे दिया। वो डिजिट खेल रहा है। अब एक बात समझिए, रुपया अलग बात है, ये नोट अलग बात है, और डिजिटल जो है आप करेंसी देख रहे हैं रुपया अलग बात है। उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि जब ये कागज नहीं चलता था तो ये सोने के सिक्के चलते थे, यही रुपया था। 10 रुपया इसको बोलते थे। आप मेरे को शुरू से ये बताओ, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया कि जब भारत में किसी चीज के बदले चीज देनी शुरू हुई थी, तब जब भारत बार्टर सिस्टम जब था, वहां से लेकर आज तक के रुपए का सिस्टम समझाओ। मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेते हैं कि वाटर सिस्टम में 1 किलो चावल, आप किसान हैं, आप चावल उगाते हैं, तो आप जब भी मुझे चावल देते हैं तो मैं आपको आधा किलो दाल देता हूँ। आप मुझे जब भी चावल देते हैं तो मैं आपको आधा किलो दाल देता हूँ। क्यों? मतलब चीज के बदले चीज दे दी। हाँ, आधा किलो ही क्यों देता हूँ? क्योंकि आपने भी 1 साल काम किया खेत में, मैंने भी 1 साल काम किया, चावल आपको 100 क्विंटल हो गया, लेकिन 50 दाल मुझे 50 क्विंटल ही हुआ, आधा ही हुआ। इसीलिए मैं आपको आधा दे रहा हूँ। केसर एकदम और कम होता है, काजू और कम होता है, तो आपको मैं 1 किलो चावल में शायद 100 ग्राम ही काजू दे पाऊंगा, क्योंकि हमने
हम आदान प्रदान ऊर्जा का कर रहे हैं, तो हमने ऊर्जा बराबर लगाया, आपने भी लगाया। फिजिक्स का नियम है, ऊर्जा कांस्टेंट होता है, तो हम आपस में ऊर्जा का लेन देन कर रहे हैं। 1 किलो चावल में जितना ऊर्जा लगा, आधा किलो दाल में भी उतना ही ऊर्जा लगा। 1 किलो चीनी में या खांड में उतना ही ऊर्जा लगा, तो 1 किलो चावल के बराबर 1 किलो खांड हो रहा है। लेकिन जब ये चलता रहा, अब पता चला कि नहीं, मुझे ये तो ज़रूरत ही नहीं है, मुझे रसगुल्ला खाना है, और वो दूसरे राज्य में कहीं मिलता है, ना वो चावल लेने को तैयार है, ना वो दाल लेने के लिए तैयार है, ना वो और कुछ लेने के लिए तैयार है। तो एक कॉमन पैमाना बनाया गया कि चलो ये चांदी, अगर एक आना चांदी दिया जाए तो 1 किलो चावल भी मिल जाता है, आधा किलो दाल भी मिल जाता है, 10 रसगुल्ला भी मिल जाता है। तो ये पैमाना हो गया चांदी। इतना ही चांदी क्यों? ये देखा गया कि इस चांदी को निकालने में जितना ऊर्जा लगा, 1 किलो चावल को निकालने में भी उतना मानव ऊर्जा लगा, आधा किलो दाल निकालने में भी उतना ऊर्जा लगा। तो ये बन गया पैमाना। अब आरबीआई आया 1934 में, धारा 26 में लिखा, ये सोना चांदी मुझे जमा कर दो। मतलब एक्ट बनाया ना। आप चांदी का रुपये की बात कर रहे थे पहले। हाँ, चांदी का रुपया था ना, 1 रुपया चांदी का रुपया था और 10 रुपया सोने का सिक्का था। तो आरबीआई ने नियम बनाया कि आप सोना चांदी मुझे जमा। 1934 में आया। 1934 धारा 26 में एक्ट में लिखा हुआ है, सब कुछ किताब में लिखा उसमें हुआ तो है। भारत आजाद नहीं था ना। नहीं, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आरबीआई अपना नहीं है, उसी का है। इंग्लैंड ने जो बनाया था उसी का है। फिर 1934 से पहले क्या चलता था? सोने का रुपया चलता था। 10 रुपया मतलब सोने का रुपया। 1934 से पहले देखिए 3 चीज था, एक तो तांबा का था छोटा पैसा, फिर चांदी का था 1 रुपया, और बड़े में जाते तो था 10 रुपया में 1 सोने का सिक्का। यह कांस्टेंट था। 1 चांदी का सिक्का देते थे तो 40 आपको दाम मिलता था। दाम मतलब तांबे का सिक्का। 1 रुपये का 40वां हिस्सा 1 तांबे का हो गया, और 1 सोने का सिक्का इक्वल टू 10 चांदी का सिक्का। 1 तोला, 1 तोला मतलब 11.6 ग्राम, यानी कि कांस्टेंट था। जब भी 10 चांदी देते थे तो आपको 1 सोने का सिक्का मिलता था। और वो ये वर्ल्ड वाइड था कि चांदी और सोने में 10 गुने का अंतर है। सोना 10 गुना महंगा है, चांदी 10 गुना सस्ता है। पर जब सारा सोना चांदी अपने कब्जे में करना शुरू किया ना, सेंट्रल बैंक, किसने? आरबीआई, सेंट्रल बैंक, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश इंडिया ने, वो यहूदी गुंडा फैमिली ने, पूरे वर्ल्ड से, सिर्फ भारत का बात नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में। देखिए सोने की चिड़िया का मतलब है कि सोना ही सोना चलता था। सब जगह क्या चलता था? सोने का सिक्का। इसका मतलब है कि सोने का चिड़िया का मतलब यह है, अगर मेरे पास 1 लाख रुपया था, इसका मतलब 10,000 तोला सोना था मेरे पास। जिसके पास 10,000 तोला सोना अभी होगा, क्या वो गरीब होगा? नहीं। लेकिन 1 लाख रुपया है तो गरीब होगा? आज के डेट में मात्र 1 लाख रुपया है तो गरीब है, गरीब ही है। तो वो ये जो 10 रुपया है ना, आपको तभी आया जब हमारे बाबा दादा ने ये जमा किया। इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि मान लो एक गांव है, गांव में नियम बना है कि कहीं भी जाओगे ना तो अपना सोना चांदी जो है सोनार के पास जमा कर दो, और सोनार आपको जो है एक पर्ची देता है जिसमें लिखा हुआ है, मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ। तो मैं हरिद्वार घूमने जा रहा था, मैं 100 तोला सोना जो है सोनार के पास रख दिया, ऐसे ही जोगवारी करने के लिए। तो उसने मुझे पर्ची दे दिया, मैं धारक को 100 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ। मैं चला गया हरिद्वार, घर में इसको रख दिया। मैं इसको घर में रख दिया, हरिद्वार चला गया घूमने। अब मैं वहां पे मर गया। वो सोना सोनार के पास चला सोनार के पास गिरवी है, और ये पर्ची प्रॉमिस लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड मेरे पास है। इसमें लिखा हुआ है मैं धारक को। चलता था ऐसे, रियलिटी है ये। हाँ, नियम बना दिया ना गांव वाले ने कि सोनार के पास रखो। अब मान लो कहीं आप जाते हो, ये एक्चुअल में बनाया था या आप बनी बनाई बात बोल रहे हो आप? एक्चुअल में आरबीआई ने किया। आरबीआई के बारे में ये समझाना चाह रहा हूँ, उदाहरण मैं सोनार का दे रहा हूँ, अभी आरबीआई पे आऊँगा। आरबीआई ने 1934 में एक्ट बनाया और धारा 26 में लिखा कि मुझे जमा कर दो, और ये पर्ची ले लो, जब पर्ची लौटाओगे तो आपको वापस कर दूंगा। आरबीआई ने ये नियम बनाया कि जो सोना है, ये सोने का सिक्का, 1 सोने का सिक्का आप मेरे पास जमा कर दो तो मैं 10 रुपया का नोट दूंगा आपको। मतलब वो दूंगा आपको कि ये पर्ची, मान लो क्या बोलेंगे, लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड। लिखित में यही है। ये 10 रुपया लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड है। जब मोदी जी नोट बंद कर रहे थे ना, बोले हैं कि आज से 8 बजे रात के बाद ये रुपये लीगल टेंडर बंद हुआ, लीगल टेंडर ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड जो जमा किया ये बंद होकर दूसरा आ गया। इस नोट पे मुझे एक चीज दिखाओ। इस पे ये लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। 10 रुपया मतलब ये, जब ये कागज नहीं था 10 रुपया यही था। 1 सोने का सिक्का। हाँ, जब अच्छा ये कागज का जन्म तो 1934 के बाद हुआ ना। हाँ। तब तो सोने का सिक्का चलता था ना। हाँ। इसी को 10 रुपया बोलते थे, और 1 रुपये के सिक्के को 1 रुपया बोलते थे, चांदी के सिक्के को।
तो ये 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ का मतलब है कि ये सिक्का अदा करने का वचन देता हूँ, सोने का सिक्का। मतलब उसमें इसका वजन कितना होता था 1 रुपए का? 1 तोला मतलब 11.6 ग्राम। एक्चुअली चालबाजी क्या हुआ ना, पूरे मानव सभ्यता को मूर्ख कैसे बनाया। एक्चुअल में नोट पे लिखना चाहिए था मैं धारक को 1 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूँ, पर उसने ये नहीं लिखा, लिया तो सोना, लिख दिया रुपया। ये थिंक टैंक यहूदी जो है ना, सोच के रखा था 200 साल पहले कि ऐसे अगर एक वर्ड में घुमा दूंगा ना, पूरा मानव जाति को हम फंसा सकते हैं, कंगाल बना सकते हैं। अगर इस पे लिख देता मैं धारक को 1 तोला सोना अदा करने का वचन देता हूं, तब इसका वैल्यू क्या होता? 1 तोला सोना ही होता। हाँ मतलब सोना ही होता, लेकिन फिर इसको लोग तुच्छ समझते, फिर इसको समझते ना, सोना जब जमा करते सोना मिलता, तुच्छ समझते हैं ना, ये तो कागज ही है। हाँ तो ये भूल गए ना। अच्छा समझिए आप, दिल्ली के बच्चों को आप पूछिए कि दूध कहाँ मिलता है, तो बोलेंगे कि मदर डेयरी में। उन्होंने गाय देखा ही नहीं, दूधे देखा ही नहीं। हमारे बच्चे को पूछिए पैसा मतलब पेटीएम में जो पैसा है, ये पैसा है। हमारे बाबा दादा को पूछिए कि रुपया मतलब क्या, तो बोलेंगे सोने का सिक्का, ये तो लीगल टेंडर है और इसको भी जमा कर दिए तो वो पेटीएम में दिख रहा है। तो रुपया ये है, ये रुपये का लीगल टेंडर, रुपये का नोट, रुपये का वचन है, रुपये का प्रॉमिस है, प्रोमिसरी नोट है। और जो पेटीएम में आ गया वो ई रुपया है। इसको दूसरे उदाहरण से समझिए कि घर में बीवी जी है, फिजिकल बीवी जी है, एक बीवी जी का फोटो है, पत्नी बीवी जी, बीवी जी, हाँ बीवी जी बोलता हूँ, जी क्यों लगा रहे हैं? जी आदर्श सूचक, तो बीवी जी हो गई। उसका एक फोटो है तो बीवी का फोटो हो गया। और मोबाइल में अगर फोटो है तो ई बीबी हो गया ना। हाँ मतलब वो ई बीबी। हाँ। तो रुपया मतलब ये सोने का सिक्का, ये रुपये का नोट, रुपये का लीगल टेंडर, रुपये का फोटो, और मोबाइल में ये जमा हो गया तो ई रुपया। तीनों अलग अलग बात है, लेकिन मूल में क्या है? मूल में ये रुपया है, ये फोटो है बीबी का, और ई फोटो मोबाइल में। तीनों में मूल क्या है? फिजिकल वाइफ। जैसे कि जमीन का टुकड़ा है, उसका रजिस्ट्री पेपर है और एक ई रजिस्ट्री है, लेकिन मूल चीज क्या होना चाहिए? वो जमीन तो होना चाहिए। बिना जमीन के रजिस्ट्री पेपर हो सकता है? बिना जमीन के हाँ हो सकता है। बिना जमीन के रजिस्ट्री पेपर हो सकता है? नहीं मतलब फर्जी तो हो सकता है, लेकिन एक जमीन का तो एक ही पेपर होगा ना। फर्जी हो सकता है, ओरिजिनल तो नहीं हो सकता है। जमीन नहीं है और रजिस्ट्री पेपर बन गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और उसी तरह ई रजिस्ट्री भी नहीं हो सकता है। तो मूल में क्या होना चाहिए? वो रजिस्ट्री, वो प्लॉट तो होना चाहिए। उसी तरह अगर ये रुपये के बदले में सोना आरबीआई ने रखा है, तब तो ये असली है, नहीं तो ये नकली है, वो हवाई है। आप कहते हैं कि केस हो जाएगा, मैं तो फाड़ देता हूं इसको। अरे रुपया क्यों फाड़ रहे हो? अरे बोलता है ना कि केस हो जाता है, केस करके दिखाओ, नकली है, मैं प्रूफ कर दूंगा। ये सारी बातें इस किताब में लिखा हुआ है, रुपया मूल्य के मापक में, ये नकली है, लूट की अच्छा व्यवस्था उलगुलान में। आपने 10 रुपए का नोट फाड़ा, आप 100 रुपए का नोट फाड़ के दिखाओ। अरे तो पैसा तो मैंने कमा के लाया है ना, तो थोड़ा मोह तो लगेगा। वो तो मैं दिन भर मेहनत किया तब 100 रुपया कमा के लाया, तो 10 का ही फाड़ूंगा ना। मतलब वो मुद्रा तो आपने फाड़ी थी। अब फाड़ दिया, वो तो बताने के लिए, समझाने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है, दर्शकों को समझाने के लिए कि फ्रॉड है। जैसे पाकिस्तान आपका पैसा छापता है, ये 500 का रुपया पाकिस्तान छाप ले तो उसको नकली बोलते हैं। आप क्यों नकली बोलते हैं? क्योंकि उसने कागज छाप लिया, सोना नहीं रखा आरबीआई के पास। सेम काम आरबीआई कर ले, ये छाप दे बंडल का बंडल और सोना न रखे, तो नकली हो गया वो भी। जैसे पाकिस्तान छापा वैसे तुम छाप लिया। अब एक बात तो सुनो, इसमें आपने पाकिस्तान का एग्जांपल दिया, हाँ, आप अमेरिका का एग्जांपल दो। अब हमारे देश में तो डॉलर का नोट आता है ना, डॉलर आता है, मान लो चाहे वो $100 है, $10 है या $1000 है, तो उसकी वैल्यू तो है नहीं, वैल्यू है। अब इसको वैल्यू का मतलब समझाता हूँ आपको, बड़ा अच्छा आपने याद दिला दिया। इसको अच्छे से समझिए कि वैल्यू है। जैसे कि मैं बैंक से लोन लिया 10 लाख, तो मुझे 10% के रेट से 1 साल के बाद कितना लौटाना पड़ेगा? 11 लाख। 11 लाख या 5 साल के बाद 15 लाख। और आपने बोलेंगे अरे आपने तो पैसा लिया तो उसका तो यूज किया, कार खरीद लिया, मजे कर लिया, घर बना लिया, आपने तो यूज किया ना, तो लौटाना तो पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि आपने लोन लिया तो लौटाना तो पड़ेगा। तो इसको कहानी से समझो। करनाल में एक गुंडा है चौक पे, कालिया नाम का बंदा। वो कालिया बोलता है अपने चेले चपेटे को, जा 100 रुपये की बिरयानी लेके आ चौक से। चौक पे गया, बोला कालिया भाई बिरयानी मांग रहा है। बोला भाग यहाँ से, ये क्या लेके आया है? कालिया का पर्ची, रुपया लेके आओ। कालिया को बताया जाके, कालिया भाई ऐसे बोला, पर्ची फाड़ के भी फेंक दिया। कालिया गया, मारा धाए गोली, दहशत फैल गया चौक पे। अगले दिन बोला जा 200 रुपये की बिरयानी लेकर। वो डर से बिरयानी दे दिया, उसका भाई बैठा था, मतलब उसने कागज पे लिख के दे दिया, कागज पे अपना नाम लिखा, ठप्पा कालिया 200 रुपया, अच्छा, और डर से दे दिया। ऐसे करके सालों साल। फिर वो जो 200 रुपये वो काले के पास लेने जाएगा फिर? नहीं, कुछ नहीं, मैं जो लिख दिया हो गया, दे दो। ऐसे गुंडागर्दी, अच्छा, गुंडागर्दी से ये कागज दिया, बोला 200 रुपये की बिरयानी दे दो,
दे दिया। ऐसे करके साल भर बिरयानी खाया, सब चेला चपेटा और कालिया, इतना पर्ची जमा हो गया। और बिरयानी वाला कर गया दिवालिया। आया कालिया के पास कि कालिया भाई मैं तो कर गया दिवालिया, कल से दुकान बंद है, आपको अगर बिरयानी और हमारा दुकान चलना चाहते हैं आप, तो ये पर्ची जो जितना है ना, इसी को बोलो चिकन वाले को ले ले, तेल वाले को ले ले, चावल वाले को ले ले, यही पर्ची लेके मुझे सामान दे दे। बोला जाओ उसके पास, साहू के पास, वही पर्ची दिया। बोला 10 किलो चावल दो। बोला भाग यहाँ से। तुम डर गए, मैं डर जाऊँगा क्या, फाड़ के फेंक दिया। बोला कालिया भाई वो तो ऐसे बोला, चिकन वाले भी ऐसे बोला। गया चिकन वाले, गया कालिया, मारा उसको भी और उसको भी, दोनों को, और दहशत फैल गया। ऐसे करके 30-40 साल तक चलता रहा। कालिया का पर्ची सब जगह घूम रहा है, कोई मना करे तो डर से मना ना करे। उसका बेटा अमीर बन गया, पढ़ के आया विदेश से। बोला पापा क्या ये चिंदी गिरी वाला काम करते हैं, हम ब्रांच खोलते हैं बैंक, हमारा पर्ची तो सब जगह चल ही रहा है। 30-40 साल में सब भूल भी गया, अब तो नए नए बच्चे आ गए, यही पर्ची को रुपया मान रहा है वो। बोला बैंक लोन खोलते हैं, बैंक चलाते हैं। तो 10 लाख रुपया लोन लिया आपने, मैंने कालिया वाले बैंक से वो पर्ची करके दे दिया 10 लाख। अब 10 लाख में जो आके कार खरीद लिए, शोरूम वाला भी दे दिया, 1 BHK फ्लैट खरीदे वो भी दे दिया। तो 10 का आपको 5 साल के बाद 15 लौटाना पड़ेगा। ये कब तक लौटाना पड़ेगा? जब तक कालिया का गुंडागर्दी चल रहा है। जब आप समूह में सबको एकत्रित करके समझा देंगे कि कालिया तो ऐसे पर्ची पैसा दे रहा है और नहीं दे पा रहे हैं तो हमारा गाड़ी जब्त कर रहा है, हमारा घर ले रहा है, हमारा ट्रैक्टर उठा रहा है, हमारा गाय बैल छीन रहा है, उसका हिंग फिटकरी कुछ तो जा नहीं रहे कालिया का। तो सब मिलके 1000 दोस्त मिलके वो कालिया को पकड़ के चूर दिए। तो हाँ, पकड़ के चूरा उसको। तो किसी को अब पैसा लौटाने की जरूरत है? सेम काम RBI कर रहा है, कालिया की तरह पैसा छाप रहा है। हमने RTI में पूछा है, RTI में से कि आप जो पैसा छापते हैं उसका मानक क्या है, आधार क्या है? बोला इसका जवाब मेरे पास नहीं है। अरे तो इसका मतलब कालिया की तरह पैसा छापते हो। ये माना कि मैंने उस 10 लाख रुपया से सामान खरीदा, पर वो दहशत में मार्केट में चल रहा है। एक्चुअली में जो ईस्टइंडिया.com या यहूदी फैमिली या इजराइल या ब्रिटेन को बोलिए, वो सारे लोग को मारा जो सोने का समर्थन करते थे। सुभाष चंद्र बोस, हिटलर, गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, ये सब लोग रुपये का, सोने का समर्थन करते थे और कागज का समर्थन नहीं करते थे। उन सबको मारा गया। तो दहशत फैल गया सब जगह कि भाई इसके बारे में अगर कुछ बोलोगे तो मारे जाओगे, जैसे उस बड़े बड़े लीडर को मारा गया। तो ऐसा दहशत है कि हम इसको अब मान रहे चल रहे। के बारे में एक यूपी के भी थे, रामवृक्ष यादव जी, वो आतंकवादी घोषित करके, माफिया घोषित करके मारा गया। मैं भी जाऊंगा एक दिन इसी तरह से, बोल देगा कुछ करके, लेकिन तब तक मैं 1 लाख को जागरूक कर दूंगा और जितना जीना था जी लिया, डर नहीं रहे। अरे 10 साल के बाद मेरे 10 साल पहले मर गए, क्या फर्क पड़ता है, फिर से आ जाएंगे। आपका परिवार वो सबको बता दिया हूँ, माइंड प्रोग्रामिंग कर दिया हूँ कि कभी भी जा सकता हूँ। आप मेरे बिना रहना सीख लो। आप ये क्यों कर रहे हो? मैं बहुत रोता हूँ, पता है क्या देख करके। अब मैं नहीं डरता हूँ। क्यों नहीं डरता हूँ? मैं इतना बेबाक क्यों बोल पाता हूँ? मैं ना गरीब था, बहुत बहुत ज़्यादा गरीब। मेरे पास घर नहीं था, घर था ही नहीं, अभी घर खरीदा हूँ 20-25 साल के बाद। मैं जब गरीब लोगों को देखता हूँ ना, पुल के नीचे, रेलवे स्टेशन के बाहर, दे पे कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो देखता हूँ तो पता चलता है कि ये गरीब बना कैसे। इसको RBI ने गरीब बनाया है। कोई कर्म नहीं है, कोई मेहनत नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहा है। इसको आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आप मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, 3 मजदूर है, ABC। उसने को काम मिला कि 3 कुआं खोदना है। उसने 1 महीना में कुआं खोद दिया, ABC 3 कुआं खोद दिया। तीनों का मजदूरी बना 1-1 लाख रुपया। तो एक वर्ग ने बोला कि मुझे 1 लाख रुपया का लोहा दे दो, एक वर्ग ने बोला कि 1 लाख का मुझे चांदी दे दो, और एक वर्ग ने बोला नहीं मुझे तो रुपया ही दे दो। तो तीनों को 1-1 लाख रुपया मेहनत मिल गया। फिजिक्स का नियम है, ऊर्जा कांस्टेंट होता है। ऊर्जा कांस्टेंट का मतलब तीनों बराबर कुआं खोदा, 1 महीना में खोदा, बराबर ऊर्जा लगाया, बराबर आउटपुट मिला। नहीं, इसमें ये हो सकता है ना, एक बंदे ने क्या पता लेट खोदा, एक जल्दी खोदा हो, एक में ज्यादा ऊर्जा, एक में कम ऊर्जा है। कोई बात नहीं, मेहनत जितना भी किया आपको तो आउटपुट मिल गया ना, बराबर बराबर कुआं मिल गया ना। चाहे जिसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा तो जल्दी बन गया होगा, दिन रात मेहनत किया होगा तो जल्दी कर, पर आउटपुट तो आपको मिल गया। ये 3 कुआं, तो तीनों का मजदूरी आपको 1-1 लाख रुपया देना था। एक को आपने लोहा दिया, एक को आपने चांदी दिया, और एक को 10 लाख रुपया दिया। तो ये जो कांस्टेंट ऊर्जा है ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ये 1 लाख बढ़ घट नहीं हो सकता है। ये लोहा कभी घट बढ़ सकता है जितना लोहा दिया आपने, ये चांदी कभी घट बढ़ सकता है जितना आपने दिया। चांदी का क्वांटिटी तो घट बढ़ नहीं सकता है। तो उसी तरह जो नोट मिला ना, इसका वैल्यू भी घट बढ़ नहीं होना चाहिए। तो 10 साल के बाद फिर वैल्यू कहाँ घट बढ़ रहा है? 10 की वैल्यू 10 की तो आज है। नहीं है, बता रहा हूँ ना मैं। ये लोहा 1 लाख का जो था, ये 10 साल के बाद 5 लाख का हो गया,
बढ़ गया, और ये चांदी जो है 7 लाख का हो गया, और रुपया डिवेल्युएट होके हो गया 50,000 का। तो ये चालबाजी रुपया के साथ हुआ। वो रुपया तो 1 लाख ही रहा ना, वो घट कैसे गया, ये कैसे समझाओ नहीं ना। हुआ? इसमें जो आप परचेज करने जाओगे लोहा, हाँ। आप उस समय लोहा 1 लाख का जितना खरीदते, 10 साल के बाद खरीदने जाओ आधा लोहा मिलेगा। तो इसको कोई डिवेल्युएट कर रहा है, नहीं तो उसको ऐसे समझिए। मुझे मैं एक चीज समझाओ, अब तीनों ने मजदूरी करी, ABC ने, अब एक ने मांग लिया रुपया, एक ने मांग ली चांदी, एक ने मांग लिया लोहा। अब मानक क्या है उसमें? मानक तो रुपया है ना। मानक रुपया है, लेकिन इस रुपये को छेड़खानी कर रहा है ना कोई। मान लो ये रुपया ना मांग करके लोहा ही मांग लेता। मान लो, छोड़ दो, पहले मेरी बात का जवाब दो आप। हाँ। राजू जी, एक ने मांग लिया रुपया, एक ने मांग लिया चांदी, एक ने मांग लिया लोहा। अब लोहे की वैल्यू भी घटती बढ़ती है। नहीं, घटना बढ़ना तो गुंडागर्दी है ना, वही तो मैं बताऊंगा। अभी मैं बता देता हूँ, तब उसके बाद क्वेश्चन फिर पूछिएगा। आप ये गुंडागर्दी भी बोल रहे हो। हाँ। और फिर आप ये भी बोल रहे हो कि लोहा तो 4 लाख का हो गया, चांदी 7 लाख का हो गुंडागर्दी गया। से हुआ ना, वो तो मैं समझाऊंगा ना। अभी मान लीजिए, समझ जाइएगा आप, आपके दर्शक भी समझ जाएंगे। मान लीजिए आप एक गांव में हैं, लेकिन- और 200 पेड़ आम का है। अच्छा, हाँ, 200 पेड़ आम का है। हाँ हाँ। और एक जमींदार का पास अपना खुद का बगीचा 100 पेड़ उसमें है, बाकी 100 पेड़ नदी के किनारे, रेलवे के किनारे, रोड के किनारे, ऐसे 100 पेड़ है। और नियम था उस गांव में, ऐसे ही चलता रहा था सदियों से, कि 1 किलो आम दोगे तो 1 किलो चावल मिलेगा। ऐसे ही लेन देन होता था, रुपया पैसा चलता नहीं था। पुराने जमाने की बात है। हाँ, ऐसे ही चलता। जब ये कागज फागज नहीं था, तो 1 किलो आम देते थे तो 1 किलो चावल मिलता था, ऐसे चल रहा था। लेकिन जमींदार को आया लालच कि सारा गांव का समृद्धि मेरे पास आना चाहिए, मैं सबसे अमीर बनना चाहता हूँ और सबको मैं भूखा नंगा करना चाहता हूँ। तो पहले क्या किया, चेले चपेटे बेच के बोला जितना भी आम का पेड़ है ना आउटसाइड, सबको काट दो। तो सारे को कटवा दिया 100 आम का पेड़। अब उसके पास बचा सिर्फ आम का पेड़, और कहीं एक आम का पेड़ नहीं है गाँव में। अगला सीजन आया, बोला अब मैं 1 किलो आम दूंगा तो 2 किलो चावल लूँगा। लोग इतने समृद्ध थे, बोला चलो कौन बहस करे इससे, सदियों से तो 1-1 किलो चावल में मिलता था, ये 2 किलो बोल रहा है, चलो 2 किलो देते हैं। फिर अगले सीजन में बोला 5 किलो चावल लूँगा तब 1 किलो आम दूंगा। फिर अगले सीजन में बोला 10 किलो चावल दूंगा तब 1 किलो आम मिलेगा। तो आम का महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रहा है आम का, या गुंडागर्दी बढ़ रहा है उसका? ये आपके अकॉर्डिंग तो गुंडागर्दी बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज़ और बताओ मुझे, अब वो आम देता है 1 किलो, चावल लेता है 5 किलो। हाँ, उसके 10 किलो लेता है, गुंडागर्दी के अकॉर्डिंग गुंडागर्दी है। लेकिन चावल वाले के पास भी तो वो चीज़ वैल्यू है ना, कि भाई मैं तो 1 किलो ही दूंगा, तब मुझे आम दोगे तो। नहीं दूंगा, जाओ, नहीं दूंगा। उसके लिए आपको बलशाली होना पड़ेगा ना, सब गांव मिल के पकड़ के कूट दो उसको, तो 1 किलो में फिर से होना शुरू हो जाएगा। 1 किलो में 1 किलो चावल। अच्छा, मान लो मैं एक ना डिमांड सप्लाई का बात करता हूँ। जितने प्रोफेसरान है ना इकोनॉमिक्स के, सब हरामखोर गलत पढ़ाया है। मामू तोता बन के हम लोग को भी तोता बनाया। बोलता डिमांड सप्लाई। अरे कौन सा डिमांड सप्लाई भाई? आम उतना ही हो रहा है, चावल भी उतना ही हो रहा है, तो 1 किलो में 1 किलो आम मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ डिमांड सप्लाई? मैं बोलता हूँ, मैं एक बंदा हूँ, मेरे पास आम का बगीचा है, एक बंदा और है हरामखोर, उसके पास भी आम का बगीचा है। कितना डिमांड आ जाए गाँव से, पूरा फुल डिमांड आ गया। गांव में ना 10 गुना और जनसंख्या बढ़ गया, बाढ़ पीड़ित लोग आ गया। तो उसने बोला कि मैं तो 5 किलो चावल में 1 किलो आम दूंगा। मैं ईमानदारी वफादारी से बोला नहीं, कोई बात नहीं, आपके मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा, 1 किलो चावल दो 1 किलो आम दूंगा। तो मेरे लिए डिमांड सप्लाई नहीं है, मेरे लिए फार्मूला काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं गुंडागर्दी, बदमाशी, लालच नहीं कर रहा हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि क्यों इंसान की मजबूरी का फायदा उठाया जाए। ये हरामखोर प्रोफेसर को पता नहीं चल रहा है डिमांड सप्लाई रट्टा मार के पढ़वा दिया बचपन से। कौन सा डिमांड सप्लाई होता है बताओ? सलाह हरामखोर सारे प्रोफेसर लोग। मैं अगर ईमानदारी से 1 किलो चावल दूंगा, 1 किलो आम दूंगा तो 1 किलो चावल लूंगा। लेकिन वो गुंडा बोलता है कि नहीं मैं 10 किलो चावल दूंगा तब आम लूंगा। उसी तरह मारुति का गाड़ी, बुलेट का गाड़ी बोलता है 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख करते जा रहे हैं, गुंडागर्दी से बढ़ाते जा रहे हैं। तुम ईमानदारी से तुम 1 लाख का बुलेट बेच सकते हो। नहीं, मुझे आपकी बातों पे ये विश्वास नहीं हो रहा। आप समझो बात, जितना भी खदान है भारत का, सोना चांदी एल्युमिनियम लोहा जितना भी है, पूरे वर्ल्ड का और भारत का बोल रहा हूं, वो एक कंपनी के अधीन है। जैसे गुंडागर्दी से जमींदार के पास सारा आम का पेड़ आ गया, उसी तरह सोने का सारा खदान इजराइल के कंपनी के पास है। वो मास्टर कंप्यूटर से करता है 1,40,000, तो हमको दाम दिख जाता है 1,40,000। वो मास्टर कंप्यूटर से इजराइल करता है, सुबह मुझे दिख जाता है 1,45,000। वो कंप्यूटर में दाबता है 1,50,000, तो हमको सोने का रेट दिख देता है 1,50,000। कोई डिमांड सप्लाई का बात नहीं है, फर्जी बातें हैं सब, फर्जी बातें हैं सब। मास्टर कंप्यूटर से करता है रोज वो। उसी तरह लोहा का दाम, एल्युमिनियम का, तांबा का दाम रोज कंप्यूटर से करता है, मोबाइल में दिखता है, शेयर मार्केट में दिखता है, और आपको वो रेट दिख जाता है। कोई डिमांड सप्लाई नहीं। कोई प्रोफेसर मुझे आके बता दे ये डिमांड सप्लाई है। चलो मैं
आपको एक सिचुएशन डिमांड देता हूँ। सप्लाई की बात है ना, अब सोना खरीदने को सारी दुनिया आतुर है। अरे होने तो आतुर, मैं ईमानदार व्यक्ति हूं, मैं 1 लाख रुपया तोला ही बेचूंगा। मैं एग्जांपल दिया ना, मैं भी हूं आम बेचने वाला, ये भी आम बेचने वाला है। और मैं कहता हूं कि गांव में 100 आदमी है, और अब किस मैथमेटिक्स, किस गणित के अनुसार आप डिमांड सप्लाई करके आम का रेट बढ़ा दो। मेरा मैथ में 98% मार्क्स है, बिहारी लड़का हूं, 12th में, और 10th में 94 है। कोई हरामखोर आके बता दे कि डिमांड सप्लाई के कारण जो है लोहे का, सोने का, चांदी का, किसी भी चीज का रेट बढ़ जाए। सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी और कुछ नहीं है। ये लोग समझ रहे हैं, और समझ जिस दिन आ जाएगा सब अपने आप भाग जाएगा। किसी को भगाने की जरूरत नहीं है, समझना है। 6 टीका प्लान था कोरोना में, 6, 3 पे भाग गया ना, किसी को भगाना नहीं पड़ा। बोध हो गया लोगों को कि तुम हरामखोर कुछ गलत कर रहे हो, अपने आप भाग गया। तो किसी को भगाने की जरूरत नहीं कि रुपया आरबीआई को भगा दो, कर दो। सब जान जाए कि ये रुपये का लीगल टेंडर है, रुपये का वचन है, रुपया असली तो ये सोने का सिक्का है। सब अपने आप भाग जाएगा, किसी को भगाने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे जो आप ये बोल रहे हो ना, अगर ये हो जाता है तो फिर उसका मतलब इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट होगा कि 80 करोड़ गरीब अपने आप अमीर हो जाएगा। मान लो 80, एक मजदूर है वो 500 रुपया कमाया, आज वो 500 रुपया का लोहा खरीद के रख लेता तो लोहा कभी घटबड़ होगा। लेकिन वो लोहा नहीं खरीदा, ये 500 रुपया अपने तकिए के नीचे रख दिया। आप समझो इसको पहले। एक मजदूर ने 500 रुपये कमाए, एक दिन दिहाड़ी करके, एक दिन का दिहाड़ी कमाया। आप ये बोलते हो कि अगर वो 500 की जगह लोहा ले लेता, लोहा खरीद के 10 साल रख ले। नहीं, वो क्यों रख ले लोहा? क्योंकि वो सारी चीज उसको पैसे इस रुपए में आ रही है ना, उसको खाने के लिए लेना, उसको फीस के लिए देना है, उसको 100 चीज खरीदनी है। नहीं समझ रहे ना, वो लोहे में थोड़ी खरीदेगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि लोहा खरीद लिया। इसको कोई डिवेलुएट करता चाह रहा है। देखिए, रुपये का मानक जो है ना, आरबीआई के अनुसार बोल रहा हूं, अपने अनुसार नहीं बोल रहा हूं मैं। 1934 धारा 26 इस किताब में लिखा हुआ है, आरबीआई के एक्ट के अनुसार 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना। अच्छा, जैसे मीटर, आप बार बार इस किताब का उदाहरण दे रहे हो, ये किताब का असली होने का क्या मानक है? ये आरबीआई का पेपर है, इसमें हमारा पेपर नहीं है। आरबीआई लिख के दे रहा है, ठप्पा आरबीआई भारत सरकार का लिखा हुआ है आरटीआई में। जब आप आरटीआई कुछ जवाब मांगते हो, कोई जवाब आया तो भारत सरकार का जवाब मांगते हो ना, मानते हो कि नहीं? तो इसमें उसका है सारा दस्तावेज। अच्छा, आप समझो 1 मीटर में कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। और 1 किलोग्राम में कितना होता है वजन? 1000 ग्राम। अगर मैं 999 कर दूं तो 1 किलो होगा? नहीं होगा। 1 मीटर को मैं 99 सेंटीमीटर बोलूं तो 1 मीटर होगा? नहीं होगा। तो आरबीआई ने नियम बनाया कि 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना। ये मानक था रुपया का। ये आरबीआई ने बनाया था? हाँ, जब ले रहा था बोला इसका है कहीं इसमें किताब सब मेंशन है। अरे सोने का चिड़िया का मतलब है कि सोने का सिक्का ही चलता था भाई। कैसे नहीं समझ रहे हो भाई? ये कागज कभी तो शुरू हुआ। 1 रुपए, ये आरबीआई ने क्या नियम बनाया दोबारा बताओ? ये जो सोने का सिक्का है ना, आप मुझे जमा कर दो, और ये 10 रुपये का कागज ले लो, लीगल टेंडर। ये 10 रुपये का नोट ले लो और 10 रुपये का ये दे दो। पहले नोट पे लिखा होता, तो नोट सर्च करके देख सकते हैं, ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। जब भी आप डिमांड करोगे किसी भी ऑफिस में, ये कागज दोगे तो मैं आपको सिक्का लौटा दूंगा। ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस चुपके से काट दिया, चुपके से हटा दिया। अब क्या है इस पे? आई प्रोमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 10 रुपीज। हाँ, ऑन डिमांड हटा दिया। द सम ऑफ 10 रुपीज का मतलब क्या है? मतलब ये सिक्का दूंगा 10 रुपया, मतलब ये सिक्का ही था। मतलब ये 10 सिक्के मिलेंगे मेरे को इसके बदले? सम ऑफ 10 मतलब सम ऑफ 100 भी लिख सकता है वहाँ पे, 500 भी लिख सकता है। मतलब 10 रुपया का एक सिक्का है, अगर 100 रुपया का दिया तो 10 रुपया करके 10 सिक्का दूंगा। 500 रुपया दिया तो 50 तोला सोना दिया। तो जब मानक बना दिया 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला, जैसे मानक 100 मीटर 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर। जब तक हम इसी पूरे प्रोडक्ट में बात करते हैं तब तक आपने ये नहीं बताया कि ये नियम आरबीआई ने बनाया है। हाँ, आरबीआई ने बनाया है। ये तो हमारी अब चर्चा हुई ना। हाँ, तो धीरे धीरे आएगा ना, 1 घंटा का पॉडकास्ट भी तो है, चर्चा में धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये मानक था। देखो, दूरी का मानक क्या है? मीटर। और वजन का मापक किलोग्राम। वैसे ही रुपया मूल्य का मापक है। अच्छा, एक सोने का मीटर है और एक चांदी का मीटर है और एक धागे का मीटर है, तो कपड़ा अलग अलग मेजर करोगे इससे कि एक ही मेजर करोगे? एक सोने का है, एक चांदी का है, एक लोहे का है, एक धागे का मीटर है, तो कपड़ा तो 100 सेंटीमीटर ही आएगा ना। हाँ। मेजर करोगे तो 1 किलोग्राम जो है सोने का है, एक लोहे का है और एक पत्थर का है, तो उसमें आने वाला सामान क्या होगा? बराबर ही होगा। तो उसी तरह अगर सोने का रुपया हो
या कागज का रुपया हो या पेटीएम में 10 रुपया हो, उसमें आने वाला सामान बराबर होगा। हाँ और बराबर नहीं हुआ क्योंकि इसने गुंडागर्दी से इसका दाम बढ़ाता चला गया। जैसे वो जमींदार आम का दाम बढ़ाता चला गया। ये 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला ही था, पर जब सब अपने कब्जे में कर लिया, अब सारा सोना पता है किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक मतलब वर्ल्ड बैंक, IMF, वो सब गुंडागर्दी। पहले उसका नाम इंग्लैंड था, ब्रिटिश इंडिया था, ईस्ट इंडिया था, अब उसने नाम बदल दिया। अब मुझे ये समझाओ आप कि उस समय दाम था एक सिक्के का 10 रुपया, 10 रुपए। हाँ, 1 तोला। अच्छा, तब से मतलब सोने का रेट बढ़ता गया बढ़ाया गया। मान लो सोने का रेट बढ़ाया गया। हाँ। तो अब पहले आता था सोना, मान लो कि 40,000 में 1 तोला। हाँ। अब आ रहा 1.5 लाख में 1 तोला। हाँ। मतलब कि उसकी जो वजन है वो कांस्टेंट है, 10 ग्राम ही है। हाँ। और दाम बढ़ता जा रहा है। दाम बढ़ता जा रहा है। जैसे 1 किलो आम ना, अब बोला कि मैं 10 किलो चावल में दूंगा, फिर 20 किलो चावल में दूंगा, फिर 100 किलो चावल में दूंगा, तो गुंडागर्दी बढ़ता जा रहा है ना। तो यहाँ पे आम की वैल्यू कांस्टेंट है। और चावल ज्यादा ले रहे हैं। यहाँ पे सोने की वैल्यू कांस्टेंट है। 10 ग्राम ही मिल रहा है, पर दाम बढ़ाता जा रहा है। आप ऐसे समझो, 1 मीटर इतना होता है। हाँ। लेकिन आज एक अमरीशपुरी गांव में नियम बना दे कि 1 मीटर इतना तो होता है, पर गुंडागर्दी से वो 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलने लगे। तो आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए तो 10 बार पैसा देना पड़ेगा ना उसको। हाँ। 10 सेंटीमीटर ही दे रहा है। लेकिन जब आप जानोगे अरे मेरे पास तो ठगी हो गया, तो उसको बोलोगे ना, भाई तुमको तो पैसा 1 मीटर का दिया और तुमने मुझे 10 सेंटीमीटर दिया, और ऐसा 10 बार किया तो मुझे 90 सेंटीमीटर के 9 मीटर मुझे कपड़ा वापस चाहिए। बोलेगा नहीं मेरा तो यही नियम है, जाओ कोर्ट। तो कोर्ट में जाएगा तो अमरीशपुरी बोलेगा कि मैं तो एक्ट बना के पास कर दिया हूँ, पारित कर दिया हूँ 400 सीट ला के कि 1 मीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। कोर्ट में ऐसा बोल पाएगा वो? नहीं। उसी तरह RBI हरामखोर भी नहीं बोल पाएगा कि रुपये का मानक जो हमने एक्ट बनाया था 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना, अब इसको डिविल्युएट करके मैं 1.5 लाख कर दिया। अच्छा, अब इसका ये बताओ कि आप लोग जो ये आपने मेरे को बताया था कि भाई हम RBI में एक एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमें अपना सोना वापस दे दो, वो क्या चीज़ है? भैया हमें हमारा सोना वापस दे दो। हाँ देखिए, हमने ये सोना जमा किया था और हमको कागज मिला, तो कागज में लिखा था ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस। जब भी बोलोगे कागज लौटाओगे तो आपको सोना दे दूंगा। इसके RBI के एक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी बोलोगे तो मैं ये कागज लौटा रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बैंक को दे रहा हूँ। हाँ, बैंक को लौटा रहा हूँ। बैंक को लौटा रहा हूँ। बैंक RBI को देगा और वहां से सोना लेगा। वॉल्ट में पड़ा हुआ है सोना उसके पास, उसने भेज दिया फादरलैंड को, इंग्लैंड या इजराइल, तो वॉल्ट से होके लाएगा। जब सब लोग जागरूक हो जाएंगे, सब कागज जमा करेगा, तो बदले में क्या मिलेगा? सोना मिलेगा। सोने का चिड़िया का मतलब ही यही कि हमके पास सोना था। ये सारा सोना सेंट्रल बैंक ने अपने पास रख लिया और कागज ऐसे दे दिया। अब हम सब लोग जाग रहे हैं तो बोले कागज लो, सोना वापस दो। आपके कहने का मतलब ये है जो हमारे पास ये कागज है ना 10 रुपये का नोट है, ये फर्जी है, ये वचन है, ये लीगल टेंडर है मतलब सोने का। मतलब ये फर्जी रुपया है। फर्जी रुपया इसलिए है कि उसने ज़्यादा छाप दिया। जितना सोना होना चाहिए उतना ही रुपया होना चाहिए। जैसे प्लॉट 5 है तो रजिस्ट्री पेपर भी 5 होना चाहिए ना। 100 प्लॉट रजिस्ट्री पेपर बना दोगे? नहीं बना पाओगे ना 100 प्लॉट का। प्लॉट 5 है, रजिस्ट्री पेपर 100 बना सकते हो? 5 ही प्लॉट रजिस्ट्री पेपर बनेगा। तो उसी तरह जितना सोना है उतना ही रुपया होना चाहिए। तो 5 लाख करोड़ का सोना है RBI के पास, तो 5 लाख करोड़ का नोट होना चाहिए। उसने छाप दिया 34 लाख करोड़, डिजिट दे दिया 300 लाख करोड़, तो सब हवाबाई हो गया। अब आप मेरे को ये बताओ, जब हम बैंक से लोन लेते हैं, हम बैंक से लोन लेते हैं, अपना कुछ गिरवी रखते हैं, मान लो कि मैंने मेरे ये कमरा गिरवी रख दिया, मान लो मेरी लैंड, मैंने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया आपने। मैंने लैंड गिरवी रख दी अपनी। जब मैं बैंक को अपनी लैंड गिरवी रखता हूँ तो अपने बदले में उसको कागज देता हूँ, रजिस्ट्री देता हूँ उसकी। तो भाई मैंने उससे 15 लाख का लोन ले लिया। अब मुझे बैंक 15 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। नहीं, जो उसने मेरे को दिया ना रुपया, वो बैंक में दिया, कैश नहीं दिया। तो लोन जो बैंक है ना, वो लोन देता है, वो कैश में क्यों नहीं देता, डिजिट में क्यों देता है? क्योंकि आपको और वो टोटल कंट्रोल में करना चाहता है। पहले तो सोना था, पहले अगर लोन मांगते हैं आप 1934 के पहले तो आपको सोना ही मिलता, पर जब से कागज आया तो आपको कागज देना शुरू किया। अब ये कागज भी खत्म करके डिजिट करना चाहता है, ताकि जब कागज खत्म हो जाए तो इसमें लिखा हुआ चीज़ में मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, वो सेंटेंस ही खत्म हो गया। मोबाइल में तो कुछ ये सेंटेंस नहीं लिखा हुआ है ना। पेटीएम में 10 रुपया जो है उसमें ये सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, कुछ नहीं लिखा है। तो आप भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे, हमारे नेक्स्ट जनरेशन भूल जाएंगे, और वो कुछ मांगने का फिर हिमाकत ना कर सके सोना चांदी।
इसलिए ऐसा कर रहा है वो। अच्छा, आपने बोला कि हमने प्रॉपर्टी रख दिया और उसके बदले में लोन दिया। पहले नियम समझो, गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि हमारे पास जितना सोना था हम जमा करते चले गए और हमको ये पर्ची देता चला गया। जब सारा सोना ले लिया तो बोला कि रखो, गोली दिखा दिया, बोला रखो पर्ची अपने पास, कोई सोना वोना नहीं मिलेगा, पर्ची रखो। अब पर्ची मिल गया, अब आपको लोन चाहिए तो आप बोल रहे हैं कि जमीन रख रहे हैं। जब सारा जमीन भी लोन कागज चला जाएगा बैंक के पास, आपके पास कागज आ जाएगा और सारा जमीन का कागज सेंट्रल बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक के पास हो गया, तो अब जमीन भी आपके पास नहीं बचा। पहले आपके पास सोना नहीं बचा, फिर आपके पास जमीन नहीं बचा, फिर आप पर्सनल लोन लेते हो अपने पे, आधार कार्ड पे 10-10 लाख रुपया लोन लिया, आप भी खत्म हो गए। 140 करोड़ लोगों ने आधार पे लोन ले लिया या 50 करोड़ लोग लिया। अब बची बीबी, अब मिलेगा बीबी पे लोन। जिसकी बीबी अच्छी होगी उसका 10 लाख, और अच्छी हो गई तो 1 करोड़, होता है ना कॉर्नर का प्लॉट 1 करोड़ मिलेगा, और अच्छा प्लॉट 5 करोड़ मिलेगा। अरे ये सब नियम ही नहीं था भाई, कैसी बातें कर रहे हैं। जमीन पे मिलेगा, गाड़ी पे मिलेगा, प्रॉपर्टी पे मिलेगा, बीबी पे मिलेगा, बच्चे पे मिलेगा, बेटी पे मिलेगा, ये टाइट करता जा रहा है। ये लोन हो ही नहीं सकता, यही हो सकता है, इसमें लिखा हुआ है रुपया का मानक सोना 1 तोला सोना होता है, ये जमीन नहीं होता है, ये बच्चे नहीं होते हैं, ये पर्सनल नहीं होता है, ये सिर्फ गुंडागर्दी चल रहा है। करो ना पर्सनल लोन आप। आरबीआई वही ईस्ट इंडिया कंपनी, यहूदी थिंक टैंक जो इजराइल में बैठा हुआ है, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। ब्लैक रॉक कंपनी हो गया, पूरे शेयर मार्केट, पूरे बैंकिंग सिस्टम, पूरे इंश्योरेंस, पूरे राजनीति, पूरे शिक्षा में उसका दखल है। पूरा डिवेल्यूएट करता चला गया हमको, बद से बदतर जिंदगी कर दिया। आज 80 करोड़ लोग गरीब है, कल 90 करोड़ होगा, कल 100 करोड़ होगा। आज आपको अमीर लग रहा है, मैं अमीर लग रहा हूँ, कल गरीब होना पक्का तय है, क्योंकि इसको डिवेल्यूएट करता चला जा रहा है। सबको गरीब होना ही पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर चलता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है 10 करोड़ लोग गरीब था, फिर 20 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हुआ, फिर 80 करोड़ होगा, 100 करोड़ नहीं होगा, 120 करोड़ नहीं होगा? हो सकता है, होगा ही होगा। यही चाल पे हैं हम लोग, हो सकता नहीं, होगा ही होगा। क्या ये सिर्फ भारत में है? पूरे वर्ल्ड में। भारत से ज्यादा हालत खराब अमेरिका का है। वो अमीर व्यक्ति, कुछ अमीर व्यक्ति है, बाकी सब हालत खराब है। कैसे? चाइना, वो सारा कंट्रोल कंपनी को आ गया ना, सारा जो है निजी। देखिए मैं बोलता हूं आपको, 1-1.5 साल 2 साल के अंदर रेलवे बिक जाएगा अगर लोग जागरूक नहीं हुए। कैसे? आरबीआई छाप दिया 10 लाख करोड़ ऐसे ही फर्जी हवा में बिना सोना रखे, और इजराइल से एक कंपनी आया टाइकोट लगा करके फाइल लेके कि मैं ना आपका रेलवे खरीदूंगा। बोला ठीक है, कितना में? 10 लाख करोड़ में। आरबीआई ने छाप करके 10 लाख करोड़ हमको उल्लू बनाने के लिए, जनता को उल्लू बनाने के लिए कि लोन पे दिया। आरबीआई ने लोन पे ऐसे दे दिया एबीसी कंपनी इजराइल को। इस पैसे को 10 लाख करोड़ को दे दिया गवर्नमेंट को और रेलवे खरीद के रख लिया। क्या दिया? आरबीआई ने हवा में पैसा छापा, वो पैसा दे दिया केंद्र सरकार को। अब रेलवे किसका हो गया? इजराइल का एक कंपनी को। अब सदियों तक जो पैसा आता रहेगा, अभी जो जनरल टिकट आप 50 रुपये का कटाते हो, आपको 500 रुपये में मिलेगा। अब गुंडागर्दी बढ़ना शुरू होगा। 500 रुपये का जनरल टिकट, जाओगे एसी रूम में, वेटिंग में, पहले नहीं था, फ्री में बैठते थे सब, अब 100 रुपया लग रहा है, घंटे के हिसाब से लग रहा है। तो ये धीरे 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 करके टाइट करता चला जाएगा। अगर वो पैसा छापता आरबीआई और आपको, हमको और किसी को दे देता, भारत के बंदे को देता, तो पैसा सारा कहाँ रहता? भारत में। उसने दिया किसको? इजराइल वाले को। आप जितना भी हाईवे देख लो, जितना भी पेट्रोल पंप देख लो, जितना भी कोयला खदान देख लो, सब देख लो, सब विदेशी कंपनी को अलॉट है, और वो इजराइल का कनेक्शन मिलेगा आपको, भारतीय कंपनी को नहीं है। जितना भी टोल देख लो, जीमार इंफ्रा, ये सब, सबका हिस्सेदारी विदेशी कंपनी का है। तो एक तो बेच दिया, 1 लाख करोड़ में सारा टोल ले लिया। लेकिन अब जो आप पैसा दे रहे हो 100, 200, 500 टोल में, वो तो सदियों तक किसका जाता रहेगा? किसको जाता रहेगा? वो इजराइल की कंपनी को जाता रहेगा। अरे तुमने उसको क्यों दिया? तो आरबीआई उसका ही एजेंट है, उसने पैसा छापा और उसको कंपनी को दे दिया। तुम नहीं छापते तो हाईवे जैसे पहले ही चलता था वैसे चलता। शेर शाह ने जब असम ग्रांड ट्रंक रोड बनाया था दिल्ली से लेकर असम तक, उसका तो कोई टोल नहीं था। क्यों? वो ईमानदार वफादार राजा था। उस समय भी तो बना, लेबर यहीं का बनाया। आज भी जो रोड बन रहा है सब यहीं का लोग चला रहा है, पर मालिक गुंडागर्दी से कोई और बैठ गया है, कंपनी। उस कंपनी के गुंडागर्दी को हटाना है और अपना गुंडागर्दी स्थापित करना है भारतीय लोगों का। हम भारत के लोग, भारत को, जितने भी आप कंपनी देख रहे हैं ना, सब ऐसे ही आरबीआई छाप के पैसा दिया और कंपनी एक्वायर करके बैठा है इजराइल का। आपको क्या करना है? चूना लेना है और सब बोर्ड पे चूना पोत देना है, गांव का नाम लिख देना है,
और जितने बेरोजगार लोग हो व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उस जगह का जो भी कंपनी है उसका मालिक वहां का लोग है। प्रजातंत्र का मतलब क्या है? जितने भी संपदा है उसका मालिक प्रजा ना, तो प्रजा ही मालिक है। जितने भी कंपनी देख रहे हैं उसमें चूना पोत दो, गांव का नाम लिख दो, शहर का नाम लिख दो, वहां का बंदा ही वहां का मालिक है। रेलवे स्टेशन दिख रहा है आपको, चूना पोत दो, करनाल में, भागलपुर में, दिल्ली में, दिल्ली का लोग दिल्ली रेलवे स्टेशन का मालिक, करनाल का लोग करनाल रेलवे स्टेशन का मालिक, चंडीगढ़ का लोग चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का मालिक। जो भी इनकम होगा अब किसका होगा? चंडीगढ़ लोगों का। जो भी इनकम होगा अब किनका होगा? करनाल के लोगों का। अभी सारा इनकम जनरेट होकर के इजराइल जा रहा है, बाहर की कंपनी में जा रहा है, एबीसी कंपनी को जा रहा है, वो ब्लैक रॉक कंपनी हो जाएगा, वो कोई और हो जाएगा। नाम में आपको घुमा फंसा के फंसा दिया है। हम भारत के लोग, घंटा भारत के लोग, 15 अगस्त जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हमारा कोई झंडा ऊंचा नहीं रहा है, सब इजराइल का झंडा ऊंचा हो रहा है। वो अमीर पे अमीर बनता जा रहा है। हमको लगा दिया है भारत पाकिस्तान में, हिंदू मुस्लिम में, मस्जिद मंदिर में, कि तुम्हारा ये दुश्मन है, और असली दुश्मन वो है। भारत भी गरीब, पाकिस्तान भी गरीब, बांग्लादेश भी गरीब, श्रीलंका भी गरीब, भूटान भी गरीब, अमीर बन रहा है अमेरिका, इजराइल, सबको उलझा करके वो सेंट्रल बैंक वहां पैसा जाता जा रहा है। आपने ये बातें कहाँ से सीखी? आपका दिमाग सब कुछ इसमें लिखा है। ब्लूटूथ खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। लूट की व्यवस्था, उलगुलान, रुपया मूल्य के मापक। एक ही चीज से मैं पहला मीटिंग जनता सरकार मोर्चा का हुआ था 001, पहला मीटिंग अंबाला में, उसमें आए थे हमारे घनश्याम वर्मा जी आचार्य। उन्होंने एक चीज बोला कि लोहे का मीटर हो या सोने का मीटर हो या चांदी का मीटर हो, उसमें आने वाला कपड़ा बराबर ही होगा ना, मेजर तो बराबर ही करोगे। उसी तरह सोने का रुपया हो, उसी तरह सोने का रुपया हो कि चांदी का रुपया हो कि कागज का रुपया हो, उसमें आने वाला सामान बराबर होगा, कि क्योंकि रुपया मानक है। सोने का लीटर होगा तो पेट्रोल ज्यादा नहीं मेजर कर दोगे, और टीन का लीटर होगा तो ज्यादा मेजर नहीं कर दोगे। ये मानक है, तो रुपया मानक है। असच सोचो, 3 पृथ्वी है, एक में ना सिर्फ सोना सोना है, तो सिक्का तो सोने का बनाएगा वो। एक पृथ्वी लोहे लोहे है खाली, और कोई धातु ही नहीं है, तो वो तो 10 रुपये का सिक्का लोहे का बनाएगा। और एक जो है चांदी का पृथ्वी है, तो चांदी का ही सिक्का बनाएगा। लेकिन उसमें आने वाला सामान जो है, सब्जी, फल, सब कुछ, अनाज बराबर होगा, क्योंकि ये मानक है। किलोग्राम सोने का हो कि चांदी का हो कि पत्थर का हो, उसमें मूल्य 1000 ग्राम ही आएगा, वजन 1000 ग्राम ही आएगा। इसलिए ये मानक है। आज मैं बोलता हूं, आप नियम बना दो 1000 में 1 किलो तांबा। चलो जितना सोना लूट के ले गया, अब मुझसे ले भी नहीं सकते हैं, आ भी नहीं सकता है। परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, मार देगा, उड़ा देगा वो। आज बना दो 1000 रुपया में 1 किलो तांबा, तो 1 रुपया में 1 ग्राम तांबा हो गया। जब भी आप 1000 लौटाओगे बैंक को, आरबीआई को, तो आपको 1 किलो तांबा मिलेगा। धातु बैंक में रखेगा। पहले सोना रखता था, कोई बात नहीं, सोना नहीं है, तांबा तो है मेरे पास, हमारे खदान में है। तो 10 साल के बाद भी 1000 रुपया लौटाओगे तो 1 किलो तांबा मिलेगा। 100 साल के बाद भी 1000 रुपया लौटाओगे तो क्या मिलेगा? 1000 रुपया लौटाओगे तो क्या मिलेगा? 100 साल के बाद भी 1 किलो तांबा। जब हर काल में 1000 रुपया में 1 किलो तांबा है, तो महंगाई कहाँ है? महंगाई कांस्टेंट है, महंगाई होता ही नहीं है। जब भी आप 1 किलो चावल देते हो तो आधा किलो दाल मिलता है, इसमें महंगाई कहीं है ही नहीं। महंगाई सिर्फ एक चालबाजी है, क्योंकि पैसे को वो डिवेल्युएट करता चला जा रहा है और अपने कब्जे में करके इसका दाम बढ़ाता चला। ये आप मुझे ये बताओ, आपने ये सब सीख लिया, हाँ, आपको इसकी रियल वैल्यू पता चल गई, तो आप लोगों में जागरूकता क्यों फैला रहे हो फिर? ताकि हम जो 80 करोड़ लोग गरीब हैं, मैं डर से फैला रहा हूँ कि मैं भी गरीब ना हो जाऊं। और जो 80 करोड़ लोग गरीब है, अगर मानक सेट हो गया तो 80 करोड़ लोग एक रात में अमीर होता चला जाएगा। क्योंकि जब वो 500 रुपया कमाएगा तो हर हाल में उसको 500 रुपया में 500 ग्राम तांबा मिलेगा, हर स्थिति में, आज भी, कल भी, 100 साल के बाद भी। तो वो कांस्टेंट हो गया ना। अब तांबा का रेट कितना भी बढ़ता चला जाए, पर 500 रुपया दोगे तो कितना मिलेगा? 500 ग्राम तांबा। तो वहीं पे गरीबी रुक जाएगा। गरीब होता ही नहीं कोई। जब वाटर सिस्टम था तो कोई गरीब था ही नहीं, क्योंकि शोषण नहीं था। अब क्या है कि सारा पैसा सेंट्रल बैंक में चला गया, वो अमीर बन गया और सब लोग गरीब हो गए। अच्छा, आप बोलते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग उदाहरण है कि लोन लेते हैं हम लोग, IMF से लोन लेते हैं ना, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, सब फर्जी है। 300 लाख करोड़ का लोन लगभग है, सब फर्जी है। एक बार में समझ जाएंगे आप। मान लो दिल्ली NCR में पेड़ ही पेड़ लगाना है, 1 करोड़ पेड़ लगाना है, 10 करोड़ पेड़ लगाना है, और खर्चा आ गया 1 लाख करोड़ का। तो पेड़ लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? पेड़ चाहिए, पानी चाहिए, खुरपी चाहिए, आदमी चाहिए, ये सब चाहिए।
कुछ ऐसा चीज़ है जो वर्ल्ड बैंक से और अमेरिका से लाना पड़े पेड़ लगाने के लिए? नहीं चाहिए। लेकिन बोलेंगे पैसा नहीं है, सरकार बोलेंगे पैसा नहीं है। तो गया वहाँ पे वर्ल्ड बैंक, गया वर्ल्ड बैंक, बोला कि 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक, मेरा क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक क्या दिया? सोना दिया, डॉलर दिया। डॉलर क्यों चाहिए भाई? हमको तो लेबर को ये पैसा देना है, तो डॉलर भी नहीं चाहिए उसका। तो एक्चुअल में कुछ नहीं देता है, वो एग्रीमेंट होता है कि 1 लाख करोड़ दिया 5% के ब्याज पे या 3% के ब्याज पे, और भारत सरकार इधर लिखता है 1 करोड़ रुपया लिया, 1 लाख करोड़ लिया। वो फाइल आके अब आरबीआई को देते हैं। देखो बोला ना आका ने 1 लाख करोड़ रुपया दो, बोला हाँ, अब बोल दिया। अब आरबीआई 1 लाख करोड़ छाप के दिया, तो आरबीआई किसका बात माना? उसका। तो आरबीआई किसका शाखा हुआ? हमारा सरकार यहीं पे बोल देता पहले 1 लाख करोड़ रुपया दे आरबीआई, आरबीआई बोलता भाग ऐसे तुम तो 5 साल में आने जाने वाले हो, परमानेंट मेंबर से मांग के आओ परमिशन। परमानेंट मेंबर बैठा हुआ है वो आईएमएफ में, इजराइल में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, उससे परमिशन लेके आते हो। तो ऐसे करके 300 लाख करोड़ का फाइल है हमारे पास। वो 300 लाख करोड़ का फाइल आया तब छाप के दिया। तो हमारे बीच ये कागज छाप चल रहा है, और ब्याज के रूप में जो हम उसको पैसा देते हैं वो सोने के रूप में देते हैं। हर 5 साल में 200 टन सोना जाता है फादरलैंड इजराइल को। हमने मिला क्या? परमिशन। और जा क्या रहा है? सोना। आप इसको ऐसे भी समझो, 2 राजा है, राजा ए राजा बी। तो ये अपना सिक्का चलाता है, ये अपना सिक्का चलाता है। जितना भी खर्चा होता है अपना पर्ची छापता है, देता है। राजा ए राजा बी दोनों स्वतंत्र है। एक दिन राजा ए को बी हरा दिया, तो अब किसके कब्जे में आ गया सारा जनता? उसके बी के कब्जे में। लेकिन यहाँ के लोगों को जीवन यापन करने के लिए पैसे चाहिए। तो बोलता है कि भाई पैसे तो दो। बोला कर्ज भी लेना पड़ेगा, तुम मेरे अंदर गुलाम हो, कर्ज लेना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है, मुझे 50,000 करोड़ दो। तो छाप के दिया कर्ज पे। ये कर्ज पे क्यों दिया इसको? क्योंकि गुलाम है। और बदले में क्या चाहिए? यहाँ का आम, यहाँ का लीची, यहाँ का सोना, यहाँ का चांदी, ये चाहिए। दिया क्या? पैसा। कर्ज, पैसा मतलब पर्ची, कागज, क्योंकि गुलाम है। तो ये इसको गुलाम है तभी पर्ची दिया, और ये ब्याज के रूप में सारा धातु देता है, दार है। तो हम आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि गुलाम है। अगर स्वतंत्र होते तो खुद पैसा छापते। अब आपको मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे मैं पूछता हूं, और आप लोगों से पूछना कि आप आज़ाद हो कि गुलाम? हम आज़ाद हैं। आज सब यही बोलेगा। लेकिन 1-2 मिनट की कहानी के बाद आपसे मैं फिर पूछूंगा, और लोगों से भी पूछूंगा कि आप आज़ाद हो कि गुलाम? हम सब ने बाहुबली पिक्चर देखा है। बाहुबली में बाहुबली को देश निकाला कर देता है, बोला जा जंगल। जब जंगल जाने लगता है तो 10,000 लोग पैर पकड़ लेता है कि मैं भी जंगल जाऊंगा। बोला चलो, गया। जब गया थका आ रहा, तो सब लोग आम खाया पेड़ से, जंगल से, और खा के सो गया। फिर अगले दिन उठा, लीची जामुन खाया, खा के सो गया। ऐसे 3 दिन चला। 3 दिन में बाहुबली सर्वे कर रहा था चारों तरफ। बोला यार ऐसे तो ये पूरा जंगल खा के सो जाएगा। मीटिंग बुलाया, अब से बिना मेरे परमिशन के कोई कुछ नहीं खाएगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा सबको, और काम करके मुझे दिखाओ, मैं पर्ची दूंगा, तब तोड़ के खाना है। सब लोग उसी समय लग गया काम करने। कहाँ कहाँ आम का गुठली फेंका था, आम का गुठली फिर से लगाया, फोटो खींचा, बाहुबली को भेज दिया। बाहुबली ने पर्ची इशू कर दिया। अब फिर जीवन यापन के लिए खाना मिला। सब लोग ऐसे काम करना शुरू किया। कोई रोड बनाने लगा, कोई पेड़ गिरा था आंधी में, 10 आदमी मिलकर उसको सीधा कर दिया, फोटो खींच के भेज दिया, पर्ची मिल गया। ऐसे करके सब लोग काम करने लगा। कोई गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा, कोई बाइक से, कोई राह चलते ना एक्सीडेंट हो गया, उसको मलहम पट्टी करके 10 दिन सेवा में लगा। बोला 10 दिन तो मैं यही किया। अच्छा करना चाहिए कि नहीं? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो सेवा करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो बाहुबली बोला कि समाज के लिए काम करोगे तो पर्ची मैं दूंगा। ऐसे करते करते दिन रात मेहनत किया, वो हो गया सोने की चिड़िया। इतना सब कुछ एक्सपोर्ट करने लगा बाहर की, सोना सोना बाहर से आने लगा। खदान था, ये था, आम था, लीची A1 क्वालिटी का भेजने लगा। भल्लाल देव को पता चला कि आपके राज्य से तो ज़्यादा अमीर हो गया, आप तो कोड़े मार मार के काम कराते हो, वहाँ दिन रात लोग काम करता है, और सोने का चिड़िया हो गया, 20 गुना ज़्यादा तरक्की कर गया आपसे। बोला कटप्पा, ठिकाना लगा इसको। कटप्पा गया, बाहुबली को मार दिया। आया भल्लाल देव, बंद करो बकवास, पर्ची मिलेगा, मर्जी से काम करूंगा, किसी को कोई पर्ची नहीं मिलेगा। जो मेरे लिए काम करेगा उसी को पर्ची मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। जितना खदान है, जितना फल है, जितना चंदन का लकड़ी है, सारा संपदा, हाईवे बनाओ, यहां से वहां तक ले जाओ। हाईवे के इंजीनियर को 5 लाख, उसके नीचे 2 लाख, उसके नीचे 1 लाख, सबको पैसा मिलेगा। उसी को पर्ची मिलेगा जो मेरे लिए काम करेगा। जो तुम्हारे टापू, तुम्हारे देश, तुम्हारे उसके तरक्की के लिए करेगा, उसको पर्ची
नहीं दूंगा। अब आंधी में पेड़ गिरा हुआ है, पर्ची नहीं मिलेगा। गौ सेवा के लिए पैसा नहीं मिलेगा। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा। आम का गुठली खा के आम लगाने का पैसा नहीं मिलेगा। हम दोनों ये पॉडकास्ट खत्म करते हैं। करनाल में एक पेड़ गिरा हुआ है, हस्बैंड वाइफ बाइक से गिर के एक्सीडेंट हो गया। अब उसको महलम पट्टी करके सेवा कर रहे हैं या आम का पेड़ लगा रहे हैं। आपको कोई पर्ची देने वाला है? नहीं है। तो हमारे ऊपर कोई राजा जो राज कर रहा होगा, कोई भल्लाल देव होगा या बाहुबली होगा। इसी चीज को सुभाष चंद्र बोस बोलते थे, बेटा अपने देश के लिए काम करोगे पर्ची मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस जी का बैंक आजाद हिंद बैंक, आजाद हिंद करेंसी, अगर वो राज होता तो आपको आम का पेड़ लगाने के लिए भी पैसे मिलते। आप ये पॉडकास्ट में करने में एक समय ऐसा आएगा कि मन नहीं लगेगा, मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं गौ सेवा करना चाहता हूं, मैं गंगा का सफाई करना चाहता हूं, उसके लिए भी पैसे आपको मिलते क्योंकि अपना स्वराज था। लेकिन 1947 के रात में दो राजा टकराया, एक सुभाष चंद्र बोस, उनका अपना सेना आजाद हिंद फौज, उनका अपना करेंसी आजाद हिंद करेंसी, और एक दूसरा राजा है ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया का सैनिक और ईस्ट इंडिया का अपना रुपया। दोनों मरा, टकराया, लड़ाई किया। तो जो मारा जाएगा उसका सिक्का नहीं चलेगा और जो जिंदा रहेगा उसका सिक्का चलेगा। तो कौन मारा गया? आजाद हिंद फौज खत्म, आजाद हिंद करेंसी खत्म, सुभाष चंद्र बोस जी खत्म। तो बचा कौन? ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया का जो बनाया था आरबीआई, वो तो आज भी आरबीआई उसी का चल रहा है। हमारा रुपया है ही नहीं। अगर हमारा रुपया चलता होता तो बाहुबली की तरह कुछ भी काम करते। आरबीआई के पास लेआउट है अंदर में, सेक्रेट बात बता रहा हूं कि आप शराब का दुकान खोलो लोन मिलेगा, आयुर्वेद का हॉस्पिटल खोलो नहीं मिलेगा, सिजेरियन से डिलीवरी करो हॉस्पिटल के लिए 5 करोड़ लोन मिलेगा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, गौ सेवा के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, गंगा को जोड़ने के लिए, नदियों को जोड़ने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, आम का पेड़ लगाने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन शराब का दुकान चकाचक खोलना है, लगाओ, मोबाइल का कंपनी बैठाओ, कोको कोला का कंपनी बैठाओ, हाईवे खोलो, उसके लिए पैसे मिलेंगे। वो हर काम जिससे समाज देश टूटता रहे उसके लिए पैसे देगा, और वो हर काम जिससे समाज समृद्ध हो, पेट भरे, समृद्ध हो, उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। तो आरबीआई किसका हुआ? विदेशी नहीं हुआ। वो षड्यंत्र करके हमारे स्वामित्व को खत्म नहीं करता जा रहा है, हमारे संप्रभुता को खत्म नहीं करते जा रहा है। देश के लिए वो हमारे लिए आतंक विधि का काम नहीं कर रहा है। सब काम आरबीआई कर रहा है क्योंकि वो पैसा फर्जी छाप रहा है। और फर्जी लोगों को पैसा, जितने नेता देखिए, जितने देखिए, सब भ्रष्ट क्यों बन रहा है? क्योंकि उसी को वो आगे पैसा दे करके कराया जा रहा है। और जो आईएएस ऑफिसर है, आईपीएस ऑफिसर है, ईमानदार है, उसको नचा रहा है, वो काम करने नहीं दिया जा रहा है। जो अच्छा ईमानदार अफसर है उसको पोस्टिंग पे पोस्टिंग करता जा रहा है। और जो गलत आदमी है, आप देख लो, सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री, कितने मर्डर, कितने रेपिस्ट, सब कुछ किया हुआ मुख्यमंत्री बैठा है। किसने बनाया? जनता ने कभी नहीं बनाया। अब सोचो, मोगेम्बो ने, जो मैं ईस्ट इंडिया को मोगेम्बो बोलता हूं, 10 लोगों को मैदान में उतारा कि 10 में से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा है। 10 लोगों को उसने सेट करके उतार दिया ABCD कंपनी से। अब मैं जनता हूं, वोट देने जाऊं तो 10 में से किसी एक को चुनूंगा ना। और वो 200 आदमी किसका है? उसी का, रॉकफेलर का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसी का है। तो मैं 10 में से किसी को भी चुनूं तो उसी का आदमी है, तो वो जो काम करेगा उसी का करेगा ना। अभी बोला टोल तो लगेगा ही, कार के लिए तो लगता ही था, बाइक का भी लगेगा, तो किसके लिए नहीं बनाया? अच्छा, जनता से जीता तो जनता के लिए काम करेगा। ये बाइक के लिए भी टोल लगेगा, सदियों से कभी नहीं था, तो अभी कैसे हो गया? तो उसके लिए काम कर रहा है क्योंकि उसने लाया है। आपको लगता है कि जनता के लिए लाया, उसने ही है। 4 चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, वो चारों को उसने लाया है। आप बटन दाबो किसी को, कोई भी जीत जाए, वो काम उसी का है, तो उसी का है, उसी का। तो जनता नहीं चुनता है, चुनता वो है। हमको आंखों में इल्यूजन के लिए आपको तो लगता है। इस जो हमने सारी बातचीत करी है, इसका तोड़ क्या है? लास्ट में क्या करना चाहिए? तोड़ है, आम इंसानों क्या करना चाहिए लास्ट पर? आम इंसान को समझना पड़ेगा, लोन जो है आपने लिया है, लोन का कागज है, आप लगाओ कि आपको लोन में रुपया तो दिया ही नहीं। रुपया तो सोने का सिक्का होता है ना, ये तो रुपये का नोट है। आपने लोन मांगा 10 लाख रुपया मांगा, तो रुपया देना चाहिए ना। तो रुपया तो दिया नहीं, तो लोन मत लौटाओ आप, क्योंकि आपको रुपया दिया ही नहीं। और कागज है, कागज लगाओ कि ये मेरा भारतीय 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना होता है। तो 10 रुपया का कागज लगाओ बैंक में और 10 रुपया का नोट मांगो, क्योंकि आरबीआई का एक्ट में ही लिखा हुआ है 1934 धारा 26 में कि जब भी ये नोट लौटाओगे, लीगल टेंडर लौटाओगे, आपको सोना दूंगा। तो जन जन को ये जानना पड़ेगा। और रुपये का मानक जिस दिन सेट हो जाएगा, सारा गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगा।
क्या सेट होगा मान, क्या होना चाहिए? पहले 10 रुपये का 1 तोला था, अब सोना है नहीं हमारे पास, सब लेके चला गया। हम तो अभी बोल रहे हैं 1 रुपया में 1 ग्राम तांबा, तो 1000 रुपया में 1 किलो तांबा। तांबा तो मेरे पास है ना, मेरे पास सोना नहीं होता, तांबा ही तांबा। तांबा तो है ना मेरे पास। अभी तांबा लेने के लिए मुझे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा ना चाइना जाना है, ना अमेरिका जाना है, ना कहीं जाना है। महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, सब जगह तांबा है। अच्छा ये बताओ, अभी ये पॉडकास्ट देख के लोग आपको पागल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये तो पागल है। नहीं बोलेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक बार में समझ रहे हैं फिजिक्स का नियम, मानक। मीटर को आप 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर बोल सकते हो, तो पागल बोलेगा ना कोई बोलेगा तो। 1 किलोग्राम को 100 ग्राम बोल सकते हो कि मैं 400 सीट लाया हूं, अब से 1 किलोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम बोल सकते हो। उसी तरह रुपया मानक है, ये लिया था और तुम ही बोले हो कि जब लौटाओगे तो दूंगा, तो पागल कैसे बोलेगा? भाई ये 10 रुपया लो, सोने का सिक्का दो, तुम्हारा ही एक्ट बोल रहा है। अच्छा मैं ना आपको ना 1 किलो आम देता हूं, 1 किलो आम आपको दे दिया और आपने पर्ची पे लिख दिया मैं धारक को 1 किलो आम अदा करने का वचन देता हूं, पर्ची पे लिख दिया। तो जब मैं पर्ची लौटाऊंगा तो आप मुझे क्या दोगे? 1 किलो आम। और नहीं दोगे तो बेईमानी किसने किया? मैंने किया। और नहीं दोगे तो पागल किसको बोलेगा? आपको बोलेगा कि बेईमानी कर रहे हो। तो आरबीआई ने सारा सोना लिया, कागज दिया, अब मैं ये कागज लौटा रहा हूं, सोना नहीं दे रहा, तो बेईमानी कौन कर रहे हैं? आरबीआई। तो पागल मुझे कैसे बोलेगा? लोग समझ रहे, सीख रहे हैं सब। ये सोने का चिड़िया मतलब, सोने का चिड़िया मतलब सोने का सिक्का था हमारे पास, ये कागज फर्जी है, ये कागज लौटाओ और रुपया मांगना शुरू करो। रुपया ये है, ये 10 रुपये का नोट है, कागज है, लीगल टेंडर है, प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस है, ये नोट है। रुपया ये है। आपसे चालान में मांगा जाता है 1000 रुपया दो। चालान में क्या मांगता है? 1000, हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, 1000 रुपया दो। तो हम ये वाला रुपये देते हैं ना? नहीं, तो रुपया मांगा ना उसने, तो रुपया तो पहले आरबीआई से लेंगे ना। तो लेटर है, कागज है एक पेज का, कि आप उस ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस में वो कागज दो कि मुझे रुपया मंगवा के दीजिए, आरबीआई के पास मेरा रुपया जमा है। ये तो रुपये का लीगल टेंडर है ना। तो आप मुझसे मांग क्या रहे हो? 1000 रुपया मांग रहे हो ना, तो मैं 1000 रुपया तभी दे पाऊंगा जब मुझे आरबीआई से आप रुपया दिलाएंगे। आप रेलवे में ट्रेवल कर रहे हैं, आपको पेनल्टी कर दिया 2000 का, 2000 रुपया का पेनल्टी किया। 2000 रुपये का डिजिट नहीं मांग रहा है वो, 2000 रुपये का लीगल टेंडर नहीं मांग रहा है वो, 2000 रुपया मांग रहा है। रुपया मतलब सोने वाला, सोने का सिक्का मांग रहा है वो। तो पहले सोने का सिक्का मांगो तो आरबीआई के पास जमा है ना मेरा सारा, और बदले में ये दिया है, तो ये रुपया 10 रुपया लगा और सोना का सिक्का मांगो, उसके बाद उसका पेनल्टी भर देना, रेलवे का, चालान का, सबका। ओके। तो हमारी लास्ट फाइंडिंग ये रही है कि भाई जो आपने समझाया, नोट उड़ा के या फिर सिक्का उड़ा के या फिर कागज फेंक के या फिर जो भी है आपने समझाया, आप ये कुछ लाए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है मैं धारक को 1 किलोग्राम आम अदा करने का वचन देता हूँ, पर्ची दे दिया। तो जब पर्ची लौटाओगे तो क्या मिलेगा? आम। या लिखा है मैं धारक को 1 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूँ, पेट्रोल पंप का पेट्रोल खत्म हो गया, पैसा ले लिया और कागज पे लिख दिया मैं धारक को 1 लीटर पेट्रोल अदा करने का वचन देता हूँ। तो जब पर्ची लौटाओगे तो क्या देगा? पेट्रोल। और आम का पर्ची लौटाओगे तो क्या देगा? आम। तो मैं इस पे लिखा हुआ है मैं धारक को 10 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, तो ये लौटाऊंगा तो वो 10 रुपया जो जमा किए थे हमारे बाबा दादा, सोने का सिक्का, तो वो लौटाएगा। अच्छा ये मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, किताब में आरबीआई 1934 धारा 26 में लिखा हुआ है कि 10 रुपया इक्वल टू 11.6 ग्राम गोल्ड, प्योर गोल्ड, 180 ग्रेन्स गोल्ड, प्योर सोना दूंगा जब ये कागज लौटाओगे। 1 तोला सोना लौटाऊंगा क्योंकि सोना ही जमा लिया था हमसे, यही लिखा हुआ है इसमें। तो यही बात है मतलब। हाँ, तो हमें सोना मांगना है, सोना मांगना है, प्लस जो लोन में आपको दिया है ना, लोन में आपको रुपया दिया ही नहीं, आपने लोन में 1 करोड़ रुपया मांगा, तो देना क्या चाहिए बैंक को? रुपया देना चाहिए ना। रुपया मतलब ये दिया क्या? कागज। कागज भी कहाँ दिया? पेट्रोल पंप पे कागज भी कहाँ डिजिट दिया ना। आप गए पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मांगने, तो क्या देगा? पेट्रोल। पेट्रोल दिया, पर्ची, तो उसको बोलेगे भाई पर्ची नहीं चाहिए, पेट्रोल चाहिए अभी। तो जब आप लोन मांगने गए 1 करोड़ रुपया, तो रुपया देगा ना। अब अगर आप उससे बोलते कि 1 करोड़ रुपये का पर्ची दो, तब आपको ये देता। अगर आप मांगते 1 करोड़ रुपये का डिजिट दो, तब आपके मोबाइल में क्या आता? डिजिट। आप देखो लड़की से शादी चल रहा है सब अपने फैमिली में, तो लड़की है दिल्ली में, तो पहले फोटो भेजा, ई लड़की का फोटो मोबाइल में फोटो आ गया, टैबलेट में आ गया फोटो,
तो ई लड़की हो गया। फिर बोले चलो फोटो तो देख लिए, ई फोटो तो देख लिए, फिजिकल फोटो भी भेज दो। तो फिजिकल फोटो भेज दिए, देख लिए लड़की तो ठीक है ठाक है। अब दोनों देख लिए, अब शादी करने की बारी आया तो किससे शादी करोगे? लड़की से करोगे ना शादी, फिजिकल लड़की से। तो आपने 1 करोड़ रुपया मांगा, पहला बात। दूसरा व्यक्ति बोला कि नहीं 1 करोड़ रुपये का पर्ची दे दो, तो ये मिल गया। तीसरा बोला नहीं 1 करोड़ रुपये का डिजिट दे दो। तो तीनों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। अगर रुपया मांगता तो सोना मिलता, एक बंदे ने ये मिला तो ये मिलना चाहिए। रुपये का पर्ची मांगा तो नोट मिलना चाहिए, और रुपये का डिजिट मांगते तो वो मिलना चाहिए। फोटो मांगे तो लड़के का फोटो आया, ई फोटो। फिजिकल फोटो मांगे तो लड़की का फिजिकल फोटो आया। लड़की सीधा देखने गए तो लड़की दिखी, तो लड़की का फोटो, ई लड़की। उसी तरह रुपये का नोट, रुपये का फोटो, और मोबाइल में ई रुपया, तीनों अलग अलग बात है। तो आपने लोन में रुपया मांगा था, तो लीगल के हिसाब से आपको उसने रुपया दिया ही नहीं। हम समझ गए हैं। तो मेरी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये बातें आपको समझ में आई है ना, तो नीचे कमेंट करके ये बताओ कि आपको समझ में क्या आया है। रुपया क्या है, लीगल टेंडर क्या है, ई रुपया क्या है, सोने का सिक्का क्या है। कुछ अगर आपको ये समझ में आ गया है तो नीचे कमेंट में आपको जरूर बताइएगा, और नीचे राहुल अत्री कमेंट करिएगा, और नीचे राजू जी कमेंट करिएगा। कुछ कमेंट हो तो मैं कमेंट देखूंगा, उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं। और गहराई से समझना है तो राजू चौधरी चैनल पे प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है, गहराई से उसको समझ सकते हैं। सारा दस्तावेज भी वहाँ है। कुछ आपका कमेंट्स होगा दर्शकों का, तो उस पर फिर से एक वीडियो बना लेंगे और आपको जारी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपके दर्शकों को धन्यवाद। थैंक यू।